नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने अब ये बताने जा रहा हूँ, आप लोग के क्लास 8वीं का वार्षिक परीक्षा 2022 का 28 जून से प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए फ्रेंड्स अभी तक झारखंड बोर्ड ने अभी तक मॉडल सेट जारी नहीं किया, लेकिन हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सपेक्टेड पेपर थे जो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करना है, वो भी सोशल साइंस का। तो चलिए फ्रेंड्स, एक में 4 आप लोगों को ऑप्शन का मिलेगा आंसर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला, भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो भारत का अंतिम, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है फ्रेंड्स, भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का अंतिम वायसराय जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। कौन है फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन हो गया इसका आंसर। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, लेकिन मैं खेलता हूँ ऑप्शन से। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे या 1947 के समय भारत के वायसराय थे, अंतिम वायसराय। ठीक है, और प्रथम वायसराय अगर बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखें, लॉर्ड कैनिंग जो थे प्रथम वायसराय थे, और अंतिम हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है? अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर बोले अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त आपका जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए तो जी बिल्कुल फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ऑपरेशन तो मैं कर दिया था इसमें। और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे फ्रेंड्स, वह सहायक संधि के लिए काफ़ी फेमस थे। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ना, वह सहायक संधि के लिए फेमस थे, और कॉर्नवालिस जो थे वह अस्थायी बंदोबस्त के लिए फेमस थे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका तो काफ़ी फेमस था ये। अब इसके बारे में आप लोग खुद बता सकते हैं, जो 1828 में जो सती प्रथा का अंत किए थे। तो ये तीनों चारों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? तो देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में आप लोग एक्स्ट्रा आगे बताता हूँ। देखिए, संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 30 जून, याद रखेंगे आप लोग, 30 जून 1855 को हुआ था। 1855 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को झारखंड में संथाल दिवस या फिर हूल दिवस मनाया था। अगर क्वेश्चन आता है ना कि झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया था, क्योंकि 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। और ये संथाल जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव यानी कि 4 भाइयों ने इसमें काफ़ी झेला था, विद्रोह अगुवाई किया था। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा ना, तो बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर होगा, जो कि शामिल नहीं थे, क्योंकि बिरसा मुंडा का संबंध आपका मुंडा जनजाति से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बिरसा मुंडा। बाकी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों आपका शामिल थे आपका संथाल विद्रोह में। कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, झारखंड के माइकल विंडो हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। झारखंड का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? तो हॉकी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और झारखंड के हॉकी से संबंधित एक और महिला का क्या नाम आप लोग पता है? वंदना कटारिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो सूरत बंदरगाह, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए आप लोग मैप अगर बनाते हो ना, तो सूरत देखिए गुजरात पास आता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे गुजरात आता है। ठीक है, तो ये किस जगह? ये पूर्व है, तो ये पश्चिम हो गया, यानी कि पश्चिमी तट पे है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पश्चिमी तट पर हो गया। ठीक है, और कुल बंदरगाह भी भारत में कुल कितना है? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग को इतना पता होगा। देखिएगा, मैं एक्स्ट्रा के साथ बता रहा हूँ, 6 जो होते हैं, यानी कि देखिए कुल बंदरगाह की संख्या कुल 13 है, जिसमें 6 जो होते हैं वह पूर्व की साइड है और 6 जो है पश्चिम की साइड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो आता है वह अंडमान निकोबार के में आता है। ठीक है, तो टोटल 13 बंदरगाह है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मसलिन क्या है? तो देखिए, मसलिन जो है, सबसे पहले मैं आप लोग बता रहा हूँ, मसलिन जो है ना एक बारीक सूती कपड़ा है, बारीक सूती कपड़ा है। नेक्स्ट, पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले पुर्तगाली जो है वह कालीकट आए थे। क्या आए थे फ्रेंड्स? कालीकट आए थे। और ये कब आए थे मैं आप लोग को बताया हूँ, 17 मई 1498 को आए थे। 1498 को आए थे, या 20 मई भी बहुत सारा बुक में दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, कालीकट केरल के। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी मिला था वह 1765 मिला था। 1765 में मिला था, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो 1765 हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? यहाँ तक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के लिए हिस्ट्री का था, आ चुके हैं भूगोल का। तो बोल रहा कौन सा अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो अनवीकरण संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए,
पेट्रोलियम समाप्ति के आधार पर होता है, कोयला भी समाप्ति के आधार पर पाया जाता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्ति के आधार पर आता है, लेकिन वन जो होता है ना वह एक अनवीकरण संसाधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह जो पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि वाटर प्लान, यानी पृथ्वी को एक नीला ग्रह और जल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 75% जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए मंगल ग्रह है। क्या फ्रेंड्स? मंगल ग्रह। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोग बताता हूँ, मंगल कौन सा कलर है? लाल है। अगर बोले लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल को हो गया। ठीक है, और शुक्र बुध ग्रह एक ऐसा है जिसके पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? तो कृत्रिम रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नायलॉन जो है ना एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। और नायलॉन का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, ना यानी होता न्यूयॉर्क और लंदन, क्योंकि इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो किया था न्यूयॉर्क और लंदन में किया था, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। धात्विक खनिज पाई जाती है। देखिए, धात्विक जो खनिज पाई जाती है वह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है, यानी कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। इसे याद रखेंगे, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं है तो ऑप्शन के देखा जाए, देखिए लोहा स्थानिक है, अभ्रक भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन जल एक स्थानिक संसाधन नहीं है। किसे उद्योग के मेरुदंड कहा जाता है? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरुदंड, उद्योग का जो मेरुदंड है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। तो उद्योग का जो मेरुदंड है वह लौह इस्पात को कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह इस्पात को। अब भारत में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात जो पाए जाते हैं वह उड़ीसा में पाए जाते हैं, यही याद रखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह इस्पात पाई जाती है, और लौह इस्पात को क्या बोलते हैं? उद्योग का मेरुदंड। नेक्स्ट क्या है? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, रेगुर मिट्टी जो होती है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। नहीं तो यार एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, देखिए जलोढ़ मिट्टी, जो जल से प्रवाहित मिट्टी उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक बांगर और एक खादर। तो जो खादर होता है उसे नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे बोलते हैं बांगर। ठीक है, याद रख सकते हैं। और काली मिट्टी आप लोग को पता चल गया होगा, इसे रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का यह प्रथम कार्य था। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो देखिए उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश होते हैं उसके जो पदमुक्त करता है, कौन पदमुक्त करता है? तो इसे जो पदमुक्त करता है उसका होगा राइट आंसर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा होते हैं, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, और इसी प्रयोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग से कमेंट बॉक्स में ये लिखना होगा कि भारत का वर्तमान CGI कौन है? भारत का वर्तमान CGI जो कि 48वां नंबर का कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो कानून बनाने का जो अधिकार होती है, देखिए भारत में जो कानून बनाने का जो अधिकार होती है वह संसद पर होती है। किसके पास होती है फ्रेंड? संसद पास होती है, क्योंकि संसद के जो सदस्य होते हैं, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं, एक राष्ट्रपति। तो जो भी कानून बनते हैं वह संसद में बनते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। ठीक है, और मैं आप लोग को बताता हूँ ऐसे एग्जांपल के तौर पे पूरा ये जो चुनाव जो हुए थे ये अक्टूबर 1951 से लेकर जो चले थे फरवरी 1952 के बीच तक चले थे, यानी इतना लंबे समय तक ये चले थे, क्योंकि पहला था ये। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ना भारतीय संविधान के पहला
अस्थाई अध्यक्ष, अगर अस्थाई बोलेगा, देखिएगा इसमें मैं बताता हूँ, अगर अस्थाई अध्यक्ष बोलेंगे तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बैठे थे, ठीक है, याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, ये जो थे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया था। तो चलिए, ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, मैं पूरे बताने का प्रयास किया हूँ, और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कुछ अगर होमवर्क मैं दिया हूँ तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी।